हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आज हम लोग वॉइस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। हमारा वॉइस का जो क्वेश्चन है सब पहला ये है। पहला क्वेश्चन ये है, इसका ऑप्शन चूज करना है कि इसका ऑप्शन क्या सही होगा। पहले हम ये जान ले कि जो ऑप्शन में दिया गया वाक्य है एक्टिव वॉइस का वाक्य है या पैसिव वॉइस का वाक्य, पहले इसको जान लेंगे। हम पहचानेंगे हम कैसे कि एक्टिव वॉइस का वाक्य कि पैसिव वॉइस का वाक्य है। पहचानने के लिए बता दें, हमको सबसे पहले यहाँ पे देखना हेल्पिंग वर्ब पर। यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज रहा, एम रहा, आर रहा, वाज रहा, या वर रहा, या बी रहा, या बीन रहा, या बीइंग रहा, इसके बाद यदि वर्ब थर्ड फॉर्म में दिख जाए तो सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में होगा। पहला वाक्य यहाँ पे लिखा गया, हैज विनीता बीन टीज्ड। बीन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, हैज भी है। हैज एक हेल्पिंग वर्ब हो गया, एक हो गया बीन हो गया। बीन के बाद यदि बीइंग के बाद बाज बर या बी या इज या मार के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में दिख जाए तो वाक्य पैसिव वॉइस में होगा। यहाँ पे टीज का थर्ड फॉर्म लिखा गया है तो इसका मतलब वाक्य हमारा पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस का ऑप्शन चूज करना है। करेंगे कैसे सर? ये पैटर्न याद रखना होगा हमेशा से। एक्टिव से पैसिव करने के लिए या पैसिव से एक्टिव करने के लिए यदि वर्ब का पहला फॉर्म अकेले रहे या हेल्पिंग वर्ब के साथ रहे तो उसका वॉइस अलग अलग तरीका से होगा। यदि वर्ब का पहला फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के साथ रहेगा तब इसका वॉइस बनेगा बी प्लस V3 पैसिव। V1 अकेला रहेगा तो इसका वॉइस बनेगा इज, एम, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यदि एक्टिव वॉइस में सेंटेंस में V2 रहेगा तब इसका वॉइस बनेगा वाज या वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यदि एक्टिव वॉइस के वर्ब थर्ड फॉर्म में रहा तब इसका वॉइस बनेगा बिन प्लस V3। इसका मतलब यहाँ पर बिन का यूज किया गया है, बिन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो इसका जो एक्टिव वॉइस बनेगा ये हमारा क्या बनेगा V3। इसका मतलब कि ऑप्शन हमको चूज करते समय देखना है कि V3 कहाँ पर लिखा गया है। टीज का पहला फॉर्म है, पहला ऑप्शन हमारा कटेगा यहां से। यहां भी टीज का पहला फॉर्म में ऑप्शन कट गया हमारा। यहां पे टीज का बिफोर फॉर्म में एक ऑप्शन कट गया है। इसके बाद यहाँ पे टीज का थर्ड फॉर्म लिखा गया। इसका मतलब ऑप्शन हमारा करेक्ट ये होगा। रीजन क्या था? बीन के बाद V3 फॉर्म आया तो बीन के बाद V3 फॉर्म रहेगा तो इसका एक्टिव वॉइस V3 बनेगा तो हम V3 वाला वर्ब चुनेंगे। V3 वाला वर्ब हमारा ये है, बाकी तीन ऑप्शन कट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हु गेव यू दिस बुक। अब यदि वाक्य की शुरुआत हु से होगा, ठीक, तो उसको पैसिव वॉइस में ना देखने के लिए हमको बाय हुम वाला ऑप्शन पहले चुन लेना चाहिए। बाय हुम का ऑप्शन एक यहां पर है, बाय हुम का ऑप्शन एक यहां पे है। पहला स्टेज में ये होना चाहिए। बाय हु यहां पे लिया गया, ऑप्शन कट गया हमारा। बाय हुम यहां पे नहीं है, ऑप्शन कट गया। दो ऑप्शन हमारा कट गया, बाकी के दो बच गया। बाकी के दो बच गए तो अब क्या देखना है सेकंड स्टेप में कि वर्ब देखना है, वर्ब कौन सा फॉर्म में है। वर्ब यहां पर सेकंड फॉर्म में है तो वर्ब यदि सेकंड फॉर्म में रहेगा तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा बाज बर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब हम यहां पे देखेंगे कि बाज बर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑप्शन कहां पे दिया गया है। बाज के साथ यहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहां पे बाज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑप्शन नहीं दिया गया, ऑप्शन कट जाएगा हमारा। थर्ड क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में देखें तो पैसिव वॉइस है कि एक्टिव वॉइस। विल एक हेल्पिंग वर्ब है, बी भी हेल्पिंग वर्ब। बताया गया है कि बी के बाद यदि वर्ब थर्ड फॉर्म में दिख जाए, रीड यहाँ पे थर्ड फॉर्म में है, बी के बाद यदि वर्ब थर्ड फॉर्म में दिख जाए तो सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में होगा। बी के बाद V3 आ गया है, पैसिव वॉइस है। इसको एक्टिव वॉइस करने के लिए क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब का तो वॉइस बनेगा नहीं, इसको ज्यों के त्यों छोड़ना है। पहले हेल्पिंग वर्ब हम लोग देखेंगे ऑप्शन में कहां कहां लिया गया है। इसमें हेल्पिंग वर्ब मस्ट है, इसमें बिल है, ऑप्शन हमारा कटेगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब शुड है, इसमें बिल है, ऑप्शन कटेगा। इसमें यहाँ पे सेल का यूज किया गया आई के अकॉर्डिंग। देख लेते हैं, बाई का ऑब्जेक्ट हो गया मी का सब्जेक्टिव के साथ यहाँ पे ठीक है। आई के अकॉर्डिंग बिल नहीं, यहाँ पे सेल का यूज कर लिया, ठीक है।
B भी3 रहेगा तो इसका जो एक्टिव वॉइस बनेगा V1 बनेगा। बताया गया है यदि मेन वर्ब का पहला फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के साथ रहा तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा B+V3। तो यहाँ पे तो यूज किया गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक। उसके बाद B आया, V3 आया, B भी3 आया तो इसका जो वॉइस बनेगा V1 बनेगा। हेल्पिंग वर्ब पहले से मौजूद है तो हमारा ऑप्शन करेक्ट ये होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि राहुल हैड ब्रोकन हिज लेग। राहुल ने उसका लेग तोड़ दिया था। हैड यहाँ पे आया हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में, हैड के बाद V3 फॉर्म है। यदि हैज हो या हैव हो या हैड हो, इसके बाद यदि वर्ब थर्ड फॉर्म में रहे तो सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में होगा। इसका मतलब कि जो दिया गया वाक्य वो एक्टिव वॉइस का वाक्य, पैसिव वॉइस का ऑप्शन चूज करना है। तो ऑप्शन चूज करने के लिए हमको मेन वर्ब पे ध्यान देना है। यहाँ पर मेन वर्ब यहाँ पे थर्ड फॉर्म में है, तो यदि मेन वर्ब यदि एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में रहा तो पैसिव वॉइस इसका बनेगा bin+V3। ये पैटर्न तो याद करना पड़ेगा हमेशा, bin+V3। bin+V3 वाला ऑप्शन हम लोग चुनेंगे। यहाँ पे bin_V3 यहाँ पे लिखा गया है, bin_V3 यहाँ भी लिखा गया है, bin_V3 इसमें नहीं है, bin_V3 इसमें भी नहीं है, दो ऑप्शन में है। अब क्या करें, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हिज लेग। हिज लेग को पैसिव सब्जेक्ट बना दिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पैसिव सब्जेक्ट है राहुल लेग। ऑप्शन कटेगा, ऑप्शन ए होगा करेक्ट हमारा। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि यू विल बी गिवन। अच्छा, अभी जस्ट हमने देखा विल एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, B भी3 आया है। B भी3 का जो एक्टिव वॉइस बनेगा यहाँ पर V1 बनेगा। रीजन क्या है, यदि मॉडल्स के बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा यदि V1 आएगा तो इसके साथ हमको कोई छेड़खानी नहीं करना है, इसको ज्यों के त्यों रखेंगे। V1 का वॉइस बनेगा हमारा B+V3। इसका मतलब हो गया मॉडल्स, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड। यहाँ पे B भी3 लिखा गया है तो इसका जो एक्टिव वॉइस बनेगा हमारा V1 बनेगा। ये हो गया एक्टिव वॉइस, ये हो गया पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में हमको V1 चाहिए। V1 वाला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे गिवन है, थर्ड फॉर्म में, ऑप्शन कट गया हमारा। गिव यहाँ पे दिया गया है, पहला फॉर्म है यहाँ भी, लेकिन इन्फिनिटी में यहाँ पे यूज के लिए ऑप्शन कट गया हमारा। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट ये होगा। एक बार देख लेते हैं, बाय का ऑब्जेक्ट में है, मे का सब्जेक्ट आई, आई के अकॉर्डिंग सेल, बाकी सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाय होम बाय दिस बुक गिवन टू यू। एक बात जान ले कि बाज यहाँ पे आया हेल्पिंग वर्ब, बाज के बाद हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब सेंटेंस यहाँ पे पैसिव वॉइस में है। बाय होम यहाँ पे दिया है तो हु वाला ऑप्शन यहाँ पे है, हु यहाँ भी है, हु यहाँ भी है, सब में हु लिखा गया है। अब हमको करना क्या है कि बाज के बाद V3 आया है, इसका मतलब कि V2 का ऑप्शन चूज करना है। V2 का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, V2 का ऑप्शन यहाँ भी नहीं है, हमारा V2 का ऑप्शन यहीं पे है, गिव का V2 गेव, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। सेकंड में कह रहा है बाज अ कार बाउट बाय तन्नू। तन्नू यहाँ पर पर्सन का एक नाम है। बाज हो गया हेल्पिंग वर्ब, बाउट यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब कि जो वाक्य है वो पैसिव वॉइस में, इसको एक्टिव वॉइस करने के लिए क्या करना है, एक चीज बता रहे हैं, ध्यान में रखना है। यदि वाज वर्ब का यूज किया गया है सेंटेंस के शुरू पॉइंट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उसके बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। वाज वर्ब का यूज सब्जेक्ट के पहले होना चाहिए, यहाँ पे सब्जेक्ट के पहले है हेल्पिंग वर्ब। एक्टिव वॉइस में करने के लिए वाज वर्ब के जगह पे हमको डिड यूज करना है और V3 के लिए हमको V1 लेना है, ये हमारा एक्टिव वॉइस बनेगा। डिड यहाँ पे लिया गया है, डू यहाँ पे किया गया, ऑप्शन कटेगा। डिड यहाँ पहले कि सब्जेक्ट के बाद है, पहले चाहिए, ऑप्शन एक करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आई वॉज मेड टू लाफ। बाज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, इसका मतलब कि एक्टिव वॉइस जो इसका बनेगा V2 बनेगा। एक्टिव वॉइस V2 बनेगा तो V2 वाला ऑप्शन देख लेते हैं। V2 यहाँ पे है, V2 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इज भोजपुरी स्पोकन बाय देम। वही चीज़ है, यदि हम लोग इज एम आर का यूज हम सब्जेक्ट के पहले कर ले, पैसिव सब्जेक्ट के पहले, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म रहेगा, तो एक्टिव वॉइस करने का एक ही तरीका है, इज एम आर का यूज सब्जेक्ट के पहले हो जाए, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में होता है। एक्टिव वॉइस में करने के लिए इसके जगह पे हमको डू या डैज यूज करना है। डू डैज यूज कर लिए, V3 को चेंज कर लेना V1 में। ऑप्शन देखेंगे डू डैज कहाँ पे लिया गया है, डू का यूज इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। पहला ऑप्शन यहाँ पे कट गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी। बाय का ऑब्जेक्ट है देम, देम का सब्जेक्टिव दे यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे देम दे नहीं है, ऑप्शन कटा। अब उसके बाद हमको चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, स्पोकन का फर्स्ट फॉर्म स्पीक होना चाहिए, ये ऑप्शन सही है, सी कट गया। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या करा हमारा, 10 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन। प्रोवाइड यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वो भी बिना हेल्पिंग वर्ब के अकेले। तो ये बताया गया है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करने के लिए। यदि एक्टिव वॉइस में वर्ब का पहला फॉर्म अकेले रहे तो इसका वॉइस बनेगा इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे वर्ब का पहला फॉर्म अकेले है तो वॉइस हमको होना चाहिए इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म में। यहाँ पे ऑप्शन कटेगा, ऑप्शन यहाँ भी कटेगा, ऑप्शन यहाँ भी कटेगा। ऑक्सीजन को पैसिव सब्जेक्ट यहाँ पे बनाया है, ऑक्सीजन का पैसिव सब्जेक्ट यहाँ भी बनाया है, लेकिन इसमें इज एम आर नहीं, हैड है। हमारा ऑप्शन ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आए धीरे धीरे पढ़े था, आए पढ़ रही है। अगला क्वेश्चन हमारा 11 में, विल क्लीन। विल यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जब V1 रहेगा तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा B3। B3 यहाँ पे यूज कर दिया गया है, लेकिन इसमें नहीं, ऑप्शन कट गया। B3 यहाँ पे भी नहीं, ऑप्शन कट गया। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा ये होगा। 12 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इज के बाद राइटिंग बिफोर फॉर्म है। पहले बताया गया कि इज एम आर बाज बर या बी बिन के बाद बिफोर फॉर्म दिखे तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा। ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। पैसिव वॉइस में करने के लिए करना क्या है, सबसे पहले जाने क्वेश्चन मार्क है, यस नो क्वेश्चन हो गया, हेल्पिंग वर्ब बाहर में ही आएगा, ऑप्शन मेरा कट गए। अच्छा, एक ऑप्शन यहाँ पे है बी और सी, देख लेते एक बार। इज का यूज यहाँ पे कर लिया है, कर लिया है। पैसिव सब्जेक्ट या स्टोरी को बनाना है, यह स्टोरी यहाँ भी लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे बिफोर फॉर्म में है एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में बिफोर रहेगा तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा बीइंग V3। बीइंग V3 यहाँ पे लिखा गया, इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शुड के बाद यहाँ पे पनिश आया V1 फॉर्म में। शुड एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, एक्टिव सब्जेक्ट हो गया, पनिश V1 है, हिम ऑब्जेक्ट हो गया। शुड के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, शुड इसमें भी है, शुड इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे V1 है तो इसका मतलब कि इसका पैसिव वॉइस बनेगा B3। नोट का यूज यहाँ भी है, नोट का यूज यहाँ भी, इसमें नोट का यूज नहीं है। B3 का ऑप्शन चाहिए, B3 का ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, हेल्प का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि इसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सेकेंड फॉर्म है तो सेकेंड फॉर्म का जो वॉइस बनेगा, V2 का जो वॉइस बनेगा, V2 का वॉइस बनेगा हमारा बाज बर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। बाज बर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, एक बार ऑप्शन देख लेंगे हम। बाज के साथ यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, हेल्पिंग आया है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी थर्ड फॉर्म नहीं है, हमारा ऑप्शन करेक्ट ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, माई टीचर हैज टू टीच मी। अभी जस्ट बताया गया, हैज के बाद या हैव या हैड
के बाद भी थ्री फॉर्म आएगा तो एक्टिव वॉइस में होगा। यदि हैज, हैव या हैड के बाद हमारा इन्फिनेटिव दिख जाए, इन्फिनेटिव बोले तो टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये भी वाक्य एक्टिव वॉइस में होगा। पैसिव वॉइस में केवल इसका पैसिव वॉइस होगा। टू बी वन का वॉइस बनेगा टू बी भी थ्री। टू बी भी थ्री वाला ऑप्शन देखेंगे, टू बी भी थ्री वाला ऑप्शन इसमें है, इसमें नहीं है, ऑप्शन कट गया हमारा। टू बी भी थ्री इसमें भी है। अब करना क्या है, एक बार देख लेते हैं कि मी का सब्जेक्टिव केस आई यहाँ भी है, आई यहाँ भी है। हैज हैव का यूज किया गया, हैज यहाँ पे तो आई के अकॉर्डिंग हैव होगा, इसमें ऑप्शन कट गया, हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा सी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं हम। 16 में क्या कर रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन में हमारा कर रहा है, सोलह नंबर क्वेश्चन में करा हैड स्पेंट मैनी हैप्पी आवर। हैड यहाँ पे हैव क्रिया का वर्ब है, इसके बाद थर्ड फॉर्म में आया, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब जब थर्ड फॉर्म रहेगा एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस इसका बनेगा बिन भी थ्री। बिन भी थ्री वाला ऑप्शन हमको देखना है कि बिन भी थ्री ऑप्शन किस में है। बिन भी थ्री एक बार देख लेते, बिन भी थ्री यहाँ पे नहीं, ऑप्शन कट गया हमारा। बिन भी थ्री यहाँ पे है, इसमें हम देख लेते, इसमें भी बिन भी थ्री का यूज नहीं किया गया, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारा ये होगा। ऑप्शन से यदि हम क्वेश्चंस करते हैं तो समय कम लगेगा, सोल्व हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा कर रहा है द मैसेज विल बी पास्ट। अभी जस्ट बताया गया कि मॉडल के बाद यदि V1 रहेगा तो उसका वॉइस बनेगा बी भी थ्री। बी भी थ्री यहाँ पे यूज किया गया, बी के साथ पास्ट का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका जो एक्टिव वॉइस बनेगा V1 बनेगा। विल इसमें भी है लेकिन इसमें यूज नहीं किया गया है, हमारा ऑप्शन कटेगा। इज का यूज किया, ऑप्शन कटेगा। बी का यूज किया, ऑप्शन हमारा करेक्ट ये होगा। करेक्ट होने का रीजन क्या है, एक बार बताए थे V1 के साथ यदि हेल्पिंग वर्ब रहा तो इसी का वॉइस बनेगा बी प्लस भी थ्री। तो यहाँ पे बी भी थ्री, यहाँ पे बी पास्ट यूज किया है, इसका मतलब एक्टिव वॉइस हमको V1 चाहिए। तो V1 में यहाँ पे ऑप्शन है, V1 यहाँ पे नहीं है, V1 यहाँ भी नहीं है, V1 यहाँ भी नहीं, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है, द वॉच वाज स्टोलन। पहले ही एक बार बताया गया है कि द वाज, वर्क, इज, एम या आर के बाद यदि वर्ब थर्ड फॉर्म में दिख जाए तो वाक्य हमेशा पैसिव वॉइस में होगा। माइंड में इसको कैच करके रखना हमेशा। वाज के बाद यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस में है, इसको एक्टिव वॉइस करना है तो एक्टिव वॉइस बनेगा यदि वाज या वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस, इसका एक्टिव वॉइस बनेगा V2। V2 वाला ऑप्शन हमको देखना है कि V2 का ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन कट गया हमारा। स्टोल यहाँ भी है, स्टोल यहाँ भी है, बाय का सब्जेक्ट, बाय का ऑब्जेक्ट हिम है, हिम का सब्जेक्टिव के सी यहाँ भी है। द वॉच यहाँ पे किया है, इसमें ऑप्शन कटेगा हमारा, इसके साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आई डोंट नो हिज वेयर बॉस। मैं उसका पता ठिकाना नहीं जानता हूँ। इसका वॉइस करने के लिए क्या करें, पहले ही बताया गया है कि यदि एक्टिव वॉइस में डू हो या डज हो उसके बाद V1 हो, ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस करने के लिए इज एम आर लेंगे डू डज की जगह पे, V1 को हम चेंज करेंगे V3 में, ये हमारा पैसिव वॉइस होगा। यहाँ पे देखेंगे हम डू यहाँ पे है, डू के साथ नोट का यूज किया, डू के साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आएगा एक्टिव वॉइस में वाक्य। पैसिव वॉइस करने के लिए करना क्या है कि ऑप्शन हमको देखना इज एम आर। इज एम आर का ऑप्शन किस में है, आर यहाँ भी है, इज यहाँ भी है, लेकिन इसमें इज एम आर का यूज नहीं किया, ऑप्शन कट गया, बाकी के दो बच रहा है। हिज वेयर अबाउट्स को पैसिव सब्जेक्ट बनाया है इसमें, ये ऑप्शन हमारा कट गया। हिज वेयर अबाउट्स आर नॉट नोन टू मी, आर के बाद यहाँ पे नो का थर्ड फॉर्म यहाँ पे आया है, नो हमेशा प्रीपोजिशन टू लेगा पैसिव वॉइस में। यदि वाक्य की शुरुआत हु से हो रहा है तो सबसे पहले हमको बाय हुम देखना है कि बाय हुम किस में लिखा गया नहीं लिखा गया। तीन ऑप्शंस में लिखा गया है, अब हम करें क्या, ब्रोक यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म में है तो सेकंड फॉर्म का पैसिव वॉइस बनेगा हमारा वाज,
वर्क प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। वाज वर्क ऑप्शन हम लोग चुनेंगे यहाँ पे। वाज वर्क यहाँ पे लिखा गया, वाज ब्रोकन यहाँ भी है, वाज के बाद थर्ड फॉर्म यहाँ भी है, वाज के बाद यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं है लेकिन बिन का यूज कर दिया है। अब क्या करें, दिस विंडो का यूज होना चाहिए मेन वर्ब के पहले, यहाँ पे मेन वर्ब के पहले है, हमारा ऑप्शन एक करेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे दिस विंडो का यूज कर दिया हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म के पहले किया है, यह ऑप्शन हमारा कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शी इज रीडिंग अ नोवेल। इज के बाद यहाँ वर्ब का बिफोर फॉर्म है, इसका मतलब एक्टिव वॉइस का वाक है। रीडिंग यहाँ पे बिफोर है, बिफोर का वॉइस बनेगा बीइंग भीतरी। बीइंग भीतरी यहाँ पे लिखा गया है, बीइंग यहाँ पे नहीं है, इसमें भी बीइंग का यूज नहीं किया, हमारा दो ऑप्शन कट गया, बाकी एक बस यह करेक्ट होगा। यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशंस दिए गए हैं, वर्ड बेस्ड प्रीपोजिशन है, जो 10+2 के एग्जामिनेशन में या 10 क्लास के एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। पहला हमारा प्रीपोजिशन लेगा कॉन्ग्रेचुलेट। कॉन्ग्रेचुलेट का अर्थ होता है बधाई देना। इसको बनावट को समझने के लिए क्या करेंगे, जिनको बधाई दिया समबडी, और जिस चीज के लिए बधाई दिया ऑन समथिंग। एग्री का अर्थ होता है सहमत होना, जिनके साथ सहमत है विद समबडी। एग्री यदि प्रीपोजिशन टू लिया तो इसका अर्थ होगा हामी भरना। डील का दो अर्थ होता है, एक निपटना, व्यापार करना। व्यक्ति का जब बोध कराएगा तो इसके साथ हम विथ यूज करेंगे, वस्तु रहेगा तो इसके साथ हम इन यूज करेंगे। इसका अर्थ होगा निपटना, इसका अर्थ होगा व्यापार करना। फॉन्ड ऑफ का अर्थ होता है शौकीन होना। प्रिवेंट का अर्थ होता है रोकना, जिनको रोका समबडी, और जिस चीज से करने के लिए रोका फ्रॉम डूइंग समथिंग। डाई से कुछ फ्रेज यहाँ पे दिए गए हैं, डाई ऑफ डिजीज बीमारी से मरना, डाई इन हार्नेस काम करते हुए मरना, डाई इन एन एक्सीडेंट दुर्घटना से मरना। एम का अर्थ होता है उद्देश्य होना, एम अपने बाद प्रीपोजिशन एट लेगा। लाफ अपने बाद प्रीपोजिशन एट लेगा, लाफ एट समबडी समथिंग, किसी चीज पर हंसना। सीनियर टू मी, सीनियर जूनियर टू मी, समबडी के रूप में यहाँ पे चीजा रहेगा। सीनियर और जूनियर प्रीपोजिशन टू लेता है। बी बेयर अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेगा, बी बेयर ऑफ समबडी या समथिंग, जिस चीज या जिस चीज से सावधान है, बी बेयर ऑफ। प्राउड अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेगा, प्राउड ऑफ करता होता है गर्व होना। बिलोंग का अर्थ होता है, बिलोंग अपने बाद प्रीपोजिशन टू लेगा, बिलोंग का अर्थ होगा किसी का होना, जिनका है बिलोंग टू समबडी। एंग्री विथ समबडी, किसी से नाराज है तो विथ समबडी, एंग्री अपने साथ विथ लेगा। अफ्रेड अपने बाद प्रीपोजिशन ऑफ लेगा। एक्यूज का अर्थ तो दोष लगाना या आरोप लगाना। जिन पर आरोप लगाया गया समबडी, और जिस चीज के लिए आरोप लगाया ऑप्शन। ठीक एग्जांपल यहां पे कर रहे हैं, सी एक्यूज्ड हिम, उसने उस पर आरोप लगाया ऑफ स्टीलिंग मनी, पैसा चोरी का। एक्यूज्ड का सब्जेक्ट यहाँ पे सी हो गया, एक्यूज्ड का ऑब्जेक्ट हो गया हिम, व्यक्ति के रूप में आया है, समबडी के रूप में हिम है। प्रीपोजिशन ऑफ लिया, ऑफ के बाद हमें यहाँ पे समथिंग के रूप में स्टीलिंग मनी लिखा गया। एपोलोगाइज का अर्थ होता है किसी से किसी बात के लिए माफी मांगना, जिनसे माफी मांगा टू समबडी, और जिस चीज के लिए माफी मांगा फॉर समथिंग। लुक आफ्टर का अर्थ होगा देखभाल करना, जिनको देखभाल किया है समबडी। प्रिवेंट का अर्थ होता है रोकना, जिनको रोका गया समबडी, और जिस चीज से रोका गया फ्रॉम डूइंग समथिंग। सब